नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। पाम तेल के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि मलेशिया, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम तेल का उत्पादक है, मलेशिया पाम की खेती में सस्टेनेबल प्रैक्टिस को किस तरह से अपनाता है। मतलब ये कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, बिना लेबर लॉस को तोड़े हुए और बिना किसी और नियम कानून का उल्लंघन किए हुए पाम की खेती और उसके व्यापार को, कारोबार को कैसे मलेशिया आगे बढ़ाता है। इस एपिसोड में हम आपको इसकी पूरी कहानी समझाएंगे और बताएंगे। अब हम पहुंचे हैं मलेशिया का एक बहुत बड़ा पाम प्लांटेशन एरिया है। यहाँ से हम आपको बताएंगे कि आखिर पाम की फसल दिखती कैसी है और पाम की फसल किस तरह से तैयार होती है। बहुत ही रोचक प्रक्रिया है। हमारे साथ पाम प्लांटेशन के एक्सपर्ट इजरुद्दीन हमारे साथ है। ये हमें पूरी प्रक्रिया बताएंगे ताकि आप ये समझ पाएँ कि पाम की फसल किस तरह से तैयार होती है। Basically, this is the male inflorescence. Okay, in the one tree, basically they have both combination of inflorescence. Okay, they have male and female. Okay. Males basically will produce the pollen. Pollen. This is pollen. Yeah, this is a pollen. This is pollen. Okay. Okay. And then there's a weaver. That weaver will bring the pollen to the female inflorescence. ये हमें ये बता रहे हैं कि एक तरह से आप समझिए कि पाम की फसल की भी आपस में शादी होती है। इसको आसान भाषा में आप ऐसे समझिए। After pollination was done, which is 2 months, and then another 4 months become unripe months. Okay. This is called unripe months. This is no oil, not ready to be harvested. And then plus another 2 months become 6 months. This is where that the bunches ready to be harvested. ओके मतलब ये है कि 6 महीने में फसल तैयार हो जाती है। सबसे जो बेस्ट के सिनारियो होता है हार्वेस्टिंग का, वो ये होता है राइट, ये पूरा पका हुआ है। इसको आप अगर मैं थोड़ा जोर लगाऊंगा तो ये निकल जाएगा। तो ये फसल तैयार हो गई है पूरी तरह से। Basically, this is a cross sections of the fruit. लूज फ्रूट। And then this is a cross section. Okay. This got whenever we call CPO, crude palm oil. This is CPO. Yes, we extract from the mesocarp, and then another area you can extract the oil, which is the kernel oil from the kernel. ये देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी बात बता रहे हैं। ये जो सीपीओ की बात हम करते हैं, क्रूड पाम तेल, जिसका इंपोर्ट भारत सबसे ज़्यादा करता है सारे एडिबल ऑयल में, वो इससे बनता है। इसके जो बाहर का हिस्सा है आप देख रहे हैं, इससे बनता है क्रूड पाम तेल। और ये जो अंदर आप ये सीड देख रहे हैं व्हाइट कलर का, इससे बनता है पाम कर्नल ऑयल, राइट? ओके। At the mill, when we extract the oil, the first things from the mesocarp or the flesh, we got crude palm oil. Kernel. So the kernel, when we extract the oil from the kernel crushing at the kernel crushing plant, and then this is majorly used for oleochemical. ओके। तो देखिए मतलब ये बता रहे हैं हमें कि ये क्रूड पाम तेल है, ये खाने के पदार्थों में इस्तेमाल होता है, मतलब तेल के तौर पर, और जो बाकी अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। क्रूड पाम तेल का अलग अलग फॉर्म में जाता है, ये रिफाइंड होता है, अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। ये तो खाने के लिए हो गया। और दूसरा जो ये सीड है, जो कर्नल सीड, जो हमने आपको बताया था कि 2 तरह का तेल निकलता है, इससे जो ऑयल बनता है उसका इस्तेमाल नॉन फूड में और खास करके ओलियोकेमिकल में बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो ये 2 बड़े इस्तेमाल हैं पाम तेल। We have done about the bun formation and meal processing, and now we want to introduce you on how that the company embark the sustainability processing. So one of the process, basically we use a beneficial plant, okay, to reduce the dependency to the chemical. Okay. So what we did is basically we plant this in our plantation. Okay. And then the predators will come and take nectar from this several type of the beneficial plant. Okay. So from there is basically we able to reduce the chemical usage, especially the high toxicity chemical. अब चूंकि पाम प्रोडक्शन में सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा मुद्दा होता है, इसीलिए पाम फील्ड में ये जो इन्होंने बताया अभी, ये देखिए इस तरह का जो प्लांट है वो लगाया जाता है। दूसरी बड़ी बात कि ये प्लांट लगाने से जो केमिकल का इस्तेमाल है वो कम हो जाता है, जो रासायनिक पदार्थ हैं उसका इस्तेमाल कम हो जाता है, तो उतना हार्मफुल नहीं रहता है आपके लिए। इसके अलावा पर्यावरण के लिए पाम के पेड़ के इर्द गिर्द इस तरह के प्लांट का होना वो फायदेमंद होता है, ये हमें समझा रहे हैं। और यही सस्टेनेबल प्रैक्टिस है पाम की खेती के लिए। सो मिस्टर इजरुद्दीन, what next you are going to show us? Okay,
The next, basically, we're going to show you the most exciting part, which is we're going to harvest the bunches from Oh. the tree. ओके Alright. अब देखिए बहुत ही दिलचस्प है ये, मतलब ये तो आपको मिस नहीं करना है। अब ये हमें दिखाएंगे कि पाम प्लांटेशन में पाम की हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई कैसे होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये, हमें मिस्टर इजरुद्दीन अभी दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। प्लीज। Okay, so this is the tree over Yes, sir. there. Okay, so before we harvest, the first thing indicator that we have to observe basically the loose fruit crop on the ground. ओके This is indicator of the ripe bunch. राइट Okay. दिस Yes, वन this ओके one. Okay. सो इट मींस That means some of It's- some ripe. of the fruit already drop, and Okay. then that's the first indicator that the bunch up there is ripe. ये कह रहे हैं कि किसी पेड़ में फसल पकी है नहीं पकी है, उसको पहचानने का तरीका ये है कि उस फसल के पास ये लोग आते हैं जो इनकी टीम के लोग हैं, और वो देखते हैं कि उस पेड़ के नीचे क्या वाकई ये जो सीड है वो पड़ा हुआ है। सीड पड़ा होने का मतलब ये है कि फसल पक चुकी है, अब वो गिर रही है, कटाई का वक्त आ चुका है, हार्वेस्टिंग का वक्त आ चुका है। And now everything has been confirmed. ओके The indicator Right. is very clearly seen. Mhm. And then there's one ripe bunch up there. So I want to show you ओके the equipment of the harvesting. ओके दिस इज द इक्विपमेंट राइट। This is the equipment. ओके This is a motorized cutter machine. ओ Okay. कैन आई होल्ड दिस? Yeah, please. Feels very heavy, but that will assist by the motor. ओके Motorized. ओ मोटराइज। Yes. इट्स मोटराइज। Yes. ओके So this is our harvester. ओके Okay. So this is our harvester. ओके हेलो हेलो Okay. So if you can see in here, ओके There's a- फॉर सेफ्टी for safety, ओके we provide everything. We Uh-huh. got the safety helmet, Right. the safety Jackets and all. jacket, Okay. and then specialized boot. बोट। अब चूंकि ये हार्वेस्टिंग करेंगे तो हमारा यहाँ रहना सेफ नहीं है, इसलिए हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं और हम वहाँ से हार्वेस्टिंग की इस प्रक्रिया को देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हार्वेस्टिंग हो गई, हार्वेस्टिंग के बाद अब पाम फ्रूट बंच को कैसे मिल तक ले जाते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। सो हाउ यू डू इट? So we have a machine in here. We bring it specially for you. So the machine will perform the action. Okay. Yeah, please. अब हम आपको एक बेहद रोचक बात बताने जा रहे हैं। पाम प्लांटेशन में पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए किस तरह से बायोलॉजिकल तरीका अपनाया जाता है, जिसके जरिए पेस्ट कंट्रोल किया जाता है, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है, देखना समझना। ये आप देखिए, ये आउल है। ये आउल के जरिए पूरा यहाँ पर ये मैनेजमेंट किया जाता है, क्योंकि पाम प्लांटेशन में बड़ी संख्या में चूहे होते हैं जो क्रॉप को डैमेज करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, और उसी को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के अपार्टमेंट, आपको आउल अपार्टमेंट अलग अलग जगह पाम प्लांटेशन के अंदर दिख जाएंगे, जिसके जरिए रेट्स को मैनेज किया जाता है। ये उल्लू, इसको आउल कहते हैं, ये चूहों को खाता है, और उसके बाद ये पूरा मैनेजमेंट होता है। और ये कहा जा रहा है कि इसके जरिए जो डैमेज है चूहों के जरिए जो होता है, उसको घटाकर 3% पर ला दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। तो सस्टेनेबल पाम ऑयल प्लांटेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है ये बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ इस प्लांटेशन के CDO, चीफ डिजिटल ऑफिसर आदित्य तुली है। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। आप जरा हमें बताइए कि टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है सस्टेनेबल पाम ऑयल प्लांटेशन में। देखिए, हम यहाँ पाम ऑयल प्लांटेशन में हैं। यहाँ पर सारे जो ऑपरेशंस हैं काफ़ी मैनुअल हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। सो द फर्स्ट रोल है डिजिटल का कि हाउ डू मेक दीज ऑपरेशंस मोर मॉडर्न, मोर इजी टू डू। सो एक तो वो रोल है। दूसरा रोल है कि प्रिसिशन चाहिए, क्योंकि ये पाम्स जो हैं 20-25 ईयर्स तक यहाँ पर रहेंगे। उनको फर्टिलाइजर्स चाहिए, उनकी हेल्थ की देखभाल करनी है, यू नो, सो यू नीड प्रिसिशन इन द ऑपरेशंस। So we use technologies like drones, images from drones, and then AI technology ओके to help us identify what is the root cause that needs to be solved here. We also use technology on machines to modernize the machines. जैसे एक मशीन है यहाँ पर fruit evacuation के लिए। ओके अगर वो मशीन का fruit arm automated हो, then it can help us pick up the arm automatically. ओके It can palm oil fruit automatically. And then we can attach load sensors to that machine so it can tell us the weight that comes from that palm. ओके We can also actually do things like
उसकी ripeness level क्या है, so that even before it reaches the mill, you already know कि palm की health क्या है, आपको कितना oil मिल सकता है. ट्रेसेबिलिटी को कैसे आप मॉनिटर करते हैं? क्या उसमें भी टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है? Absolutely, because again you need the entire proof कि ये कहाँ से आ रहा है oil, या किस part of the process में है, राइट। किस क्वालिटी पे है, और ये कहाँ कौन से मिल पे जा रहा है, और फिर फाइनल कौन सी रिफाइनरी में जाएगा. यू नीड द एंटायर ट्रेसेबिलिटी, यू नीड द एंटायर रूट, सो यू नीड टू कनेक्ट ऑल दिस डेटा ओके। जो डिजिटल टीम. एआई का क्या रोल है? आपने कहा कि एआई भी आप इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Yes. उसका क्या रोल होता है? Well, I can give you two examples, दो बता सकता हूँ. एक तो है जो मशीन को मॉडर्नाइज करनी है, मशीन पे कैमरे होंगे, वो कैमराज हमको अलाउ करते हैं कि मशीन किस पाथ पे जाएगी. Right. वो एआई है, टिपिकल एआई है, ऑटोनॉमस नेविगेशन से बोलते हैं. आप टेस्ला समझ लीजिए, टेस्ला में कैमराज होते हैं, दैट एआई इज इन्वॉल्व होते हैं. एक तो वो पार्ट है. दूसरा पार्ट है कि इसकी हेल्थ क्या है, या इसकी हेल्थ बताने के लिए भी यू नीड टू नो उसका राइटनेस लेवल क्या है. राइटनेस लेवल के लिए भी वी नीड टू डू मशीन लर्निंग, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कलर क्या है, साइज क्या है, लूज सॉकेट्स कितने हैं. वो सब हम एआई यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई. तो एआई के यहाँ पर बहुत एप्लीकेशंस हैं. कुछ जो है हम अब प्रोटोटाइप कर रहे हैं, कुछ हम ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज कर चुके हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू विद एआई. थैंक यू वेरी मच आदित्य। तो आदित्य ने हमें बताया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से पाम प्लांटेशन में हो रहा है। पाम प्लांटेशन में सस्टेनेबिलिटी और बाकी बातों को लेकर और भी ढेर सारी नई जानकारियां आगे जा रही है। पाम प्लांटेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और ये रोल क्यों महत्वपूर्ण है आप समझिए कि पाम प्लांटेशन में ड्रोन का भी इस्तेमाल होता है। हम कैरी आइलैंड में पाम प्लांटेशन में हैं और यहाँ पर भी ये तकनीक का इस्तेमाल की जाती है। तो कैसे ड्रोन का इस्तेमाल होता है, क्यों होता है, ये हम समझेंगे, बताएंगे आपको। हमारे साथ एरिशा हैं जो कि ड्रोन एक्सपर्ट हैं। एरिशा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। just let us know how you use drone technology in palm plantation. Okay, let me introduce you the approach that our company used to conduct pesticide spraying in the immature area by using drone point-to-point spraying. Firstly, we use the drone spraying because there is a requirement to conduct 14 days of spraying to prevent from the outbreak of the beetles, or we call it as a rhinoceros beetle, in our immature area. So means there is a requirement to conduct the spraying by machines or drones every 14 days of interval. This drone is modified to meet our requirements, which is the nozzle is modified under the drone because we focus on the spraying for center of the pump. Okay, so basically before we award the area to the vendors need to conduct a few processes. For example, proof of concept to confirm on the efficiency of the spraying and the robustness of the drones. And then the next is when we already award the area, the vendors will have to come and map the entire area by using drone mapping, and then they will bring back the data to process all the data and conduct geotagging process. So they will bring the flight mission of the data to the ground for the operation. The pilot will upload the data to the remote control of the drone, and then the drone can fly autonomously within their supervision, within their visual line of sight. So can you show us the demo, please? Aizat, please turn on the drone. एक हेल्दी प्लैनेट, स्टेबल क्लाइमेट, बढ़ती इकोनॉमी और सभी के लिए बेहतर समाज बनाने के लिए ग्लोबल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बेहद जरूरी है। मलेशिया की पाम ऑयल इंडस्ट्री ग्लोबल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाने में सबसे आगे है। एक जिम्मेदार पाम ऑयल प्रोड्यूसर के रूप में मलेशिया लगातार पाम ऑयल को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए सस्टेनेबल पाम ऑयल की खेती और नए तरीकों से पाम ऑयल की प्रोसेसिंग को लागू करने में भी मलेशिया सबसे आगे है। Sustainability is highly discussed in palm plantation. So just I want to know, how do palm oil producers in Malaysia balancing economic growth with compliance of environmental sustainability standards? Sustainability has become important the world over due to climate change agenda, and Malaysia as a country is also very committed to produce certified sustainable palm oil. So what we have done is palm oil producers in this country want to strike a balance between the economic growth
and also compliance with environmental and sustainability standards, especially with the ESG demands that we see out there. So we are now strictly mandating, we have the national certification scheme called the Malaysian Sustainable Palm Oil Scheme, or the MSPO. It's nationally mandated. It's for the big players, it's for the smallholders, it's inclusive. We are not going to leave anyone out because we want to ensure this entire sector produces certified sustainable palm oil. In the long term, Malaysia will be exporting So I certified can say sustainable palm without oil to the sustainable world. practice they cannot do palm plantation, right? They would not, yes. Okay. It's nationally mandated. It's important to emphasize this. MSPO is nationally mandated, but it is independently audited. So it provides assurance to our buyers there that they are getting a certified sustainable palm oil. सिर्फ सिद्धांतों में ही नहीं बल्कि व्यावहारिक तौर पर भी मलेशिया पाम तेल उत्पादन की पूरी श्रृंखला में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लागू करता है। यही वजह है कि मलेशिया ने आर्थिक रूप से सक्षम, सामाजिक रूप से स्वीकार्य और पर्यावरण के अनुकूल जैसी सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स पर आधारित MSPO सर्टिफिकेशन की शुरुआत की। MSPO सर्टिफिकेशन को अनिवार्य बनाकर मलेशियाई सरकार ये सुनिश्चित करती है कि पाम ऑयल उद्योग के हर भाग को सर्टिफाइड बनाया जाए और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स UN SDGs की उपलब्धि तक पहुंचने की दिशा में मलेशिया अग्रसर रहे। The adoption of MSPO by either the big players or even the smallholders in this country has helped us in advancing the various UN SDG goals. I'll just give you a few examples. We take, for example, no poverty, which is goal number 1 in the SDGs itself, SDG 1. MSPO ensures fair wages and it supports poverty reduction for smallholders, and that is something we have seen in the Malaysian sector over the years. We have seen the poverty levels reduce drastically in this country because of palm oil or oil palm itself. Goal number 2 SDG, which we all know, is about zero hunger. In Malaysia, we are the second largest producer, but we are a very small user in this country. 80% or more that we produce have to be exported. So we help in meeting the global food security of many other countries out there. Then we look at SDG goal number 4, which is quality education. This aids in making education, or the MSPO itself aids in making education more accessible through the development of infrastructure in rural areas. It also provides sustainable income for the families of the plantation workers. Then I look at goal number 6, the SDG goal number 6, which is clean water and sanitation. The MSPO certification helps to promote effective waste management, and it improves sanitation practices on the certified plantations itself. If we take goal number 8, which is decent work and economic growth, the MSPO itself opens access to international markets. It ensures a fair trade practice, and also it helps to foster economic growth itself. Most important SDG is goal number 13, which is very important for all countries out there, that is climate action. So the MSPO scheme helps to reduce carbon emissions, and more importantly, it helps to curb deforestation itself. मलेशिया का सस्टेनेबल पाम ऑयल यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और एक आदर्श दुनिया बनाने के मार्ग को प्रशस्त करता है, जहां सस्टेनेबिलिटी के सभी 3 स्तंभ आपस में जुड़े हुए हैं। मलेशिया के पाम ऑयल उद्योग में छोटे किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण है और मलेशियाई सरकार की नीतियां यह सुनिश्चित करती हैं कि छोटे किसान देश की सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरी का अभिन्न अंग बने रहें। MSPO सिर्फ एक नेशनल सर्टिफिकेशन नहीं है, ये छोटे किसानों सहित संपूर्ण पाम ऑयल उद्योग को सस्टेनेबल बनाने का एक बेहतरीन जरिया है। तो मलेशिया से पाम की कहानी बताते बताते हम पहुंचे हैं मलेशिया का एक राज्य है सेलांगोंग, और वहां का तंजुंग करांग का ये इलाका है जहां पर छोटे किसान पाम की खेती करते हैं बड़े पैमाने पर। यहाँ पर ये बताने के लिए कि पाम की खेती ने किसानों की ज़िंदगी को किस तरह से बदला है, हमारे साथ सहमन है जो कि स्मॉल होल्डर्स हैं, जिसे आप छोटा किसान कह सकते हैं पाम का। हाउ पाम प्लांटेशन has changed his economic condition in the society. Sebelum kita beralih pada kelapa sawit ni,
So they used to be rubber planters before, but due to the better prices for oil palm, as well as labor force, it's easier to get Okay. the labor to actually work in the oil palm industry. Malaysia is very serious on sustainability. Are they following sustainable practice? So Mr. Sahman is one of the smallholders who actually have all the plantation certified. So in Malaysia, we have Malaysia Sustainable Palm Oil MSPO certification, and is actually a mandatory to be certified. And they are also governed by the rules and regulations by MPOB. MPOB is assisting them for this kind of certification, simply because Malaysia, like smallholders, want to be at the competitive edge for the sustainability at the global requirements and standards. So I want to ask one question. How global demand of Malaysian palm oil increasing because of sustainable practice and all? Okey, bila kita sudah di certified MSPO ni, So when they have all these good agricultural practices in place, they follow what MPOB has assisted and has trained them, they are able to increase the yields and also the productivity, and hence they can actually contribute to more export of Malaysian palm oil. तो कुल मिलाकर ये कहानी आपको ये बताती है कि मलेशिया पाम ऑयल की खेती को लेकर कितना ज़्यादा गंभीर है, और सस्टेनेबल प्रैक्टिस की जो बात हम लोग कर रहे थे उस दिशा में मलेशिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कि पहले रबर की खेती डोमिनेंसी थी, यहाँ पर रबर से किसान पाम में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी लागत कम है, उनकी आमदनी ज़्यादा है और वो ज़्यादा आर्थिक तौर पर यहाँ पर समृद्ध हो पा रहे हैं।